भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। एक प्रश्न आपको सीटेट परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा और राज्यों की टेट परीक्षा में भी इससे एक प्रश्न जरूर आता है। तो आज की इस वीडियो में हम आरटीई 2009 के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानेंगे, कब कब ये लागू हुआ, लोकसभा, राज्यसभा, वो सारी चीजें जानेंगे। इसके अलावा इसमें जितने भी प्रावधान हैं उनको डिस्कस करेंगे, इसकी आलोचना में क्या बातें कही गई उसको डिस्कस करेंगे, और 2019 में इसमें कुछ संशोधन हुआ है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा कंप्लीट वीडियो ये आपका आरटीई 2009 का हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जितने भी स्टूडेंट सरकारी अध्यापक चैनल पर नए हैं, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। सरकारी अध्यापक चैनल पर सभी राज्यों की टेट परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आप सर्च करें सरकारी अध्यापक, मेरा फोटो वहां पर लगा रहेगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं तो कैसे कैसे ये लागू हुआ, ये प्रावधान आया। लोकसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति के पास, जैसे मान लीजिए कोई भी कानून बनता है उससे पहले उसका बिल राज्यसभा लोकसभा में जाता है। ऐसे ही जब राइट टू एजुकेशन 2009 आया तो सबसे पहले इसको राज्यसभा में लाया गया और इसकी जो तारीख है वो है 20 जुलाई 2009। आपको ये तारीख याद करनी है कि राज्यसभा में जो आरटीई 2009 का जो बिल है वो कब पेश किया गया, कब लागू किया गया। 2009 20 जुलाई 2009 20 जुलाई को राज्यसभा से ये पास हो गया, लोकसभा में गया। लोकसभा में ये 4 अगस्त 2009 को आया। इसके बाद राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे 26 अगस्त 2009 को। इसके बाद संपूर्ण भारतवर्ष में 1 अप्रैल 2010 को ये बिल लागू कर दिया गया, है ना। और यहां पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे उसमें ये लागू कर दिया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं, यूपी टेट परीक्षा की बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी में ये कब लागू हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। 27 जुलाई 2011, है ना। 2010 में ये संपूर्ण देश भर में लागू हुआ था, फिर कुछ राज्य थे जहां पर लागू करना था ये अच्छे से, तो 27 जुलाई 2011 को ये उत्तर प्रदेश में लागू हो गया। तो आपका ये जो डेट वाला क्रम है आपको याद करना है आरटीई 2009 से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या प्रावधान है, क्या चीजें हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले निशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के लिए इसको लाया गया। 2009 में इसको लाया गया। भारत सरकार द्वारा नागरिकों को जो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं, जैसे आपको पता है ना हमारे जो राइट्स हैं वो कितने हैं, 6 है। उसमें जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत इसको लागू किया गया, है ना। तो आप याद रखेंगे ये हमारे अधिकारों में से एक है। दूसरा इसका पॉइंट है, सरल शब्दों में इसको राइट टू एजुकेशन को बोलते हैं भारतीय कानून, है ना। सरल शब्दों में इसको क्या बोलते हैं, भारतीय कानून। तो सरल शब्दों की अगर बात करी जाए तो इसको भारतीय कानून बोलते हैं, जो कि 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू किया गया था। 86वें संविधान संशोधन 2000 के तहत अनुच्छेद 21 में 21 का जोड़ा गया था। जैसे कोई भी हमें अधिकार लागू करना होता है, कोई भी हमारा जो राइट्स नया बनता है तो पहले से जो राइट्स होते हैं उनमें ऐड करना होता है। ऐसे ही अनुच्छेद 21 जो आपका आर्टिकल 21 है, इसमें आर्टिकल 21 में 21 क या फिर 21A इसको जोड़कर इसको मौलिक अधिकार बनाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क के तहत आरटीई एक्ट को कहते हैं, है ना। तो ये जो अनुच्छेद 21 का है इसको आरटीई एक्ट इसी को कहते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद करनी है। इसके अलावा अभिभावकों के लिए, यानी कि बच्चों के माता पिता के लिए इसको एक मूल कर्तव्य बनाया गया, और इसके लिए अनुच्छेद हमने 51 में 51 का जोड़ा गया। यानी कि अब ये मूल अधिकार भी हो गया बच्चों का पढ़ना, और अभिभावकों के लिए ये मूल कर्तव्य भी हो गया, है ना। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा शिक्षा संविधान में जब ये आया था तो जो शिक्षा थी इससे पहले राज्य सूची में थी, यानी कि जो शिक्षा का बोझ है वो पूरा किसको उठाना है, एक राज्य को। अपने राज्य में जितने भी बच्चे हैं सबको पढ़ाना है। लेकिन इसके बाद वर्तमान में क्या है, इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, यानी कि शिक्षा किसकी जिम्मेदारी है,
राज्य सरकार भी की है और केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो ये जो शिक्षा है आप याद रखेंगे किस सूची में है, समवर्ती सूची में। चलिए, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप इनके नोट्स बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं एक एक करके इसके प्रावधानों पर। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें प्रावधान लाए गए। इसके प्रावधान नंबर 1 में हम एक एक करके प्रावधान देखेंगे। तो इसका जो पहला प्रावधान है वो ये बनाया गया था, प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंध समिति होगी। प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा और इस विद्यालय प्रबंध समिति का जो गठन है वो धारा 21 के तहत किया गया है। किसके तहत? धारा 21 के तहत। अच्छा, इस विद्यालय प्रबंध समिति में 75% अभिभावक होंगे, यानी कि इसके जो सदस्य हैं वो 75% अभिभावक होंगे और 25% सदस्य इसके अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, और ये जो विद्यालय प्रबंध समिति बनाई गई है इसमें 50% महिलाएं होंगी, यानी कि आधी महिलाएं होंगी, आधे पुरुष होंगे। मैं आपको बता देता हूं, इसमें टोटल 15 सदस्यों की बात की गई। ये जो विद्यालय प्रबंध समिति है इसमें टोटल कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य। 15 में से 8 सदस्य महिलाएं होंगी और 8 या फिर 7 कितने होंगे? पुरुष होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, ये जो टोटल 15 सदस्य हैं इसमें 75% यानी कि 11 जो सदस्य हैं वो अभिभावक होंगे। कौन होंगे? बच्चों के माता पिता। 4 पदेन सदस्य होंगे। ये 4 पदेन सदस्य कौन है मैं आपको बता देता हूं। इस समिति में एक प्रधानाध्यापक होगा, उस स्कूल का प्रिंसिपल जो कि इस समिति का सचिव होगा। क्या होगा? इस समिति का सचिव। एक आपकी आशा जो होती है, जिसको आप आशा कहते हो, एएनएम जो होती है मेडिकल से रिलेटेड, वो होंगी। इसके अलावा एक लेखपाल होगा और ग्राम पंचायत का एक सदस्य होगा। तो ये 4 पदेन सदस्य हैं इसमें। ठीक है, ये 4 पदेन सदस्य हैं। इसके अलावा 11 कौन होंगे? अब बच्चों के माता पिता। इनमें से भी 50% कौन होंगी? महिलाएं होंगी, है ना। अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो विद्यालय प्रबंध समिति है इसका जो गठन है प्रत्येक 2 वर्ष बाद किया जाता है। विद्यालय प्रबंध समिति का गठन प्रत्येक 2 वर्ष बाद किया जाता है। मैंने आपको इसमें बता दिया कि जो सचिव है वो कौन होगा? प्रधानाध्यापक, वो प्रिंसिपल। इसके अलावा इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? कोई अभिभावक, कोई अभिभावक। तो ये इसका पहला प्रावधान है। आरटीई 2009 का पहला प्रावधान क्या है? विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंध समिति बनाई जाएगी, 2 वर्ष बाद इसका पुनर्गठन होगा। इसमें अध्यक्ष कौन होगा? अभिभावक। इसमें सचिव कौन होगा? प्रधानाध्यापक। 50% महिलाएं होंगी। टोटल 15 सदस्य होंगे जिसमें से 75% अभिभावक होंगे और 25 पदेन सदस्य होंगे। 4 पदेन सदस्य होंगे। इन 4 पदेन सदस्यों के बारे में आप जान लीजिए। ग्राम पंचायत का एक सदस्य होगा, एक लेखपाल इसमें शामिल होगा, एक एएनएम और एक खुद प्रिंसिपल। तो ये है विद्यालय प्रबंध समिति आरटीई 2009 के प्रावधान के तहत। ये हो गया इसका पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान मैं आपको बता देता हूं। इसमें बहुत सारे प्रावधान थे लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रावधान है हम उन्हीं को पढ़ते हैं। अच्छा, आरटीई की जितनी भी धाराएं हैं आपको मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उस सेपरेट वीडियो में आपको आरटीई 2009 की जितनी भी धाराएं हैं सारी धाराएं करवा दूंगा। ठीक है, दूसरा प्रावधान देख लेते हैं। दूसरा प्रावधान ये था कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें 25% जो सीटें हैं उनको गरीब छात्रों के लिए रिजर्व करनी पड़ेंगी, है ना। 25% सीटें गरीब छात्रों के लिए रिजर्व करनी पड़ेंगी, ये इसमें प्रावधान था। ठीक है, उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। इनकी फीस का जो खर्चा है कौन देगा? सरकार देगी। तो 25% सीटों का जो प्रावधान है वो किसमें है? आरटीई 2009 में। आरटीई 2009 के तीसरे प्रावधान की बात कर लेते हैं जिसमें छात्र शिक्षक अनुपात की बात कही गई है। अब छात्र शिक्षक अनुपात से हर बार एक प्रश्न आता है, तो इस बार भी आएगा। देखिए, प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना होता है? 1:3, यानी कि 1:30, यानी कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक। जहां पर 30 स्टूडेंट होंगे वहां पर एक टीचर जरूर होगा। उच्च प्राथमिक यानी कि अपर प्राइमरी की अगर बात करें तो ये जो रेशियो है वो 35 छात्रों पर 35 स्टूडेंट्स पर कितना होगा? 1 होगा। यानी कि 30 छात्रों पर एक टीचर प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक में 35 छात्रों पर एक टीचर। जिस विद्यालय में 200 से ज्यादा स्टूडेंट की अगर संख्या होती है तो वहां पर ये प्रावधान, ये जो अनुपात है वो बदला जा सकता है। वहां पर 40 छात्रों पर क्या है? एक शिक्षक हो सकता है। किस स्थिति में?
जहां पर 200 स्टूडेंट से ज्यादा संख्या है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है। आरटीई 2009 के ये हमने 3 प्रावधान पढ़ लिए, है ना। कितने पढ़ लिए? 3 प्रावधान। अब बढ़ते हैं इसके चौथे प्रावधान की ओर। आरटीई 2009 का चौथा प्रावधान कहता है कि एक प्राथमिक विद्यालय में लगभग 200 दिन कार्य होगा, 200 दिन पढ़ाई होगी, यानी कि शिक्षण कार्य कितना होगा? 200 दिन। कम से कम 800 घंटे इसमें क्या है? शिक्षण कार्य होगा। यहां पर यह बात बोलेगी कि कम से कम 200 दिन तो आपको टीचर भी आएगा और बच्चे भी आएंगे। 200 दिन तो आपका शिक्षण कार्य चलेगा ही चलेगा और 800 घंटे ये होगा, है ना। और उच्च प्राथमिक की बात ये करेगी कि इसमें लगभग 220 दिन आपके पूरे एक साल में से लगभग 220 दिन शिक्षण कार्य जरूर चलेगा, है ना। 365 दिन होते हैं, 365 दिन में कम से कम 220 होना जरूरी है और प्राथमिक स्तर पर 200 दिन होना जरूरी है। सप्ताह में 45 घंटे शिक्षण कार्य होगा। सप्ताह में क्या है? 45 घंटे जरूर शिक्षण कार्य कराना है आपको। 45 घंटे से कम आपको शिक्षण कार्य नहीं कराना है। और शिक्षक जो आपके 45 डिग्री कोण पर झुककर पढ़ाता है, यह भी बात कहां पर बोली गई है? आरटीई 2009 के प्रावधान नंबर 4 में, कि जो टीचर है जब ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी बच्चों को पढ़ाएगा तो 45 डिग्री कोण पर थोड़ा सा झुककर पढ़ाएगा, है ना। तो ये भी बात किसकी है? आरटीई 2009 के प्रावधान की। तो दोस्तों ये हैं आरटीई 2009 के कुछ प्रावधान हमने पढ़े, क्या इसमें प्रावधान है और इसी में से आपके प्रश्न जरूर बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी आलोचना बहुत हुई थी, तो इसकी आलोचना आप जान लीजिए कि क्या इसकी आलोचना है। देखिए, सबसे पहले इसकी आलोचना में लोगों ने बोला कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा तो ठीक है, आप लोग दे रहे हो, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है समान शिक्षा, सबको समान शिक्षा मिल सके। अब ऐसा ना हो जाए कि आधे बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल जाए, आधे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समान शिक्षा पर भी बल दो, इसकी ये वो हुई। सरकार को घोषणा करना चाहती थी कि देश का प्रत्येक बच्चा एक ही तरह के स्कूल में जाए और सभी स्कूलों का समान पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, है ना। तो ये सरकार का उस समय लक्ष्य था कि समान पाठ्यक्रम पूरे देश में होना चाहिए और सभी बच्चे एक ही तरह के स्कूल में जाने चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। तो ये इसकी सबसे पहली आलोचना रही थी। अब आरटीई 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रावधान थे, लेकिन उसमें आलोचना में यह बोला गया कि तुमने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए तो कर दिया, लेकिन 6 से पहले जो बच्चे हैं, जो 4 वर्ष के बच्चे हैं, 5 वर्ष के बच्चे हैं, 6 से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी संख्या 17 करोड़ है। उनके बारे में तो आपने कुछ कहा ही नहीं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दे दिया आपने, लेकिन उससे इधर उधर जो उम्र के बच्चे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं कही। तो ये इसकी दूसरी आलोचना थी। तीसरी इसकी आलोचना थी कि ये तुमने मुफ्त शिक्षा के लिए, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए तो कर दिया, लेकिन इसका बजट कहां से आएगा, इसकी तो आपने चर्चा नहीं करी, है ना। तो ये भी इसकी आलोचना की गई कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। इसका फोर्थ नियम था कि इसमें यह था कि दस्तावेजों से एडमिशन का जिक्र किया गया था, है ना। और यहां पर यह था कि कुछ राज्य ऐसे थे कि इनमें पहले से ही बहुत सारे नियम चले आ रहे थे कि बच्चे का जो एडमिशन है वो बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, इनके आधार पर होता था, है ना। लेकिन बाद में क्या है, ये जो नियम है इनकी वजह से जो अनाथ बच्चे हैं उनका क्या, उनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते, तो उनका फिर एडमिशन कैसे होगा, है ना। तो ये भी आलोचना की गई है, तुम जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर कर रहे हो, बीपीएल के आधार पर कर रहे हो, तो जो अनाथ बच्चे हैं उनके पास कोई वो नहीं डॉक्यूमेंट, उनका कैसे होगा। यह अधिनियम निजी प्रबंधकों के संवैधानिक अधिकार, अच्छा, ये जो प्राइवेट स्कूल्स होते थे उनके कुछ अधिकार होते थे, है ना, कि बिना सरकारी हस्तक्षेप के जो संस्थान चलते थे उसका उल्लंघन था ये। जैसे आपने बोल दिया कि 25% जो पुअर स्टूडेंट है उनके लिए रखो, फ्री में एजुकेशन दो, ये सारी चीजें दो, लेकिन कुछ स्कूल्स का ये अधिकार थे कि बिना सरकार उसमें हस्तक्षेप करे पढ़ाई चलेगी, लेकिन ये उसका उल्लंघन करता था, है ना। तो ये इसकी कुछ आलोचनाएं हैं। ये आरटीई 2009 की आलोचनाएं हैं। अब पढ़ते हैं इसमें संशोधन। इसमें एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संशोधन हुआ। कब हुआ? भारतीय संसद में 3 जनवरी 2019 को, 3 जनवरी 2019 को इसमें संशोधन हुआ, है ना। इस संशोधन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए थे, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले 2019 में 3 जनवरी को नो डिटेंशन नीति आई। नो डिटेंशन नीति क्या थी कि किसी भी बच्चे को 8th क्लास तक का जो बच्चा है उसको फेल नहीं किया जाएगा,
उसको अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। तो ये चीज आप याद रख लो। आरटीई 2009 में ये संशोधन था जो कि 3 जनवरी 2019 को पारित किया गया था कि किसी भी 8th क्लास तक के बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते, आप अनुत्तीर्ण नहीं कर सकते, है ना। जब कोई बच्चा कक्षा 5वीं 8वीं में फेल हो जाता है तो नए विधेयक के अनुसार उसको 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जाए। अगर कोई बच्चा फेल भी हो जाता है 5 से 8 तक की क्लास के लिए तो उसको दोबारा 2 महीने में उसको पुनः परीक्षा, उसका री एग्जाम करवाया जाए। इसके अलावा इस री एग्जाम के लिए जो 2 महीने का समय है, विशेष शिक्षण की व्यवस्था उसके लिए की जाए, यानी कि विशेष तरह की एकदम शिक्षा एक टीचर उसको पढ़ाएगा, ठीक है, 2 महीने तक, और फिर दोबारा से उसका एग्जाम दिलवाया जाए। अगर बच्चा फिर दोबारा भी उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो ये स्कूल की वो है कि उसको अनुत्तीर्ण किया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। कोई भी बच्चे को अनुत्तीर्ण नहीं करता है, बच्चे को पहली बारी में ही जो स्कूल वाले होते हैं वो पास कर देते हैं। कक्षा 8 तक कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है, ठीक है, उसको पास करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये था 3 जनवरी 2019 को भारतीय संसद में ये उसमें एक संशोधन किया गया आरटीई 2009 में। अब देखिए आरटीई 2009 से कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो दूंगा वो आरटीई 2009 की धाराएं होंगी, उसमें कितनी धाराएं हैं, कितनी धाराओं में क्या क्या बातें हैं, कौन सी धारा में क्या बात कही गई है, वो सारी बातों पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये थी आरटीई 2009 पर इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को, सरकारी अध्यापक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।